सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। चुनौतियों से जूझते लोकतंत्र। ब्राजील की संसद में उत्पात का यही सबक है कि लोकतंत्र का अस्तित्व बचाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। बीते दिनों ब्राजील की संसद यानी कांग्रेस में उपद्रव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इससे पहले कड़वाहट भरे चुनाव अभियान के करीब 2 महीने बाद मामूली अंतर से बनी सरकार के दौर में ब्राजील में चीजें सहज होती दिख रही थी। इस महीने जब लुइस इनासियो यानी लूला डी सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति की शपथ ली तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर ब्राजील के पुनर्निर्माण का वादा किया था। साथ ही उन्होंने अपने पूर्ववर्ती और प्रतिद्वंदी जोइस बोल्सोनारो पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा था कि हम उन लोगों के विरुद्ध प्रतिशोध का कोई भाव नहीं रखते जिन्होंने देश पर अपना निजी और वैचारिक एजेंडा थोपने का प्रयास किया। लूला ने कहा कि हम विधि के शासन की सत्ता सुनिश्चित करेंगे। उस समय बोल्सोनारो के समर्थकों की ओर से हिंसा की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि तब ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ, लेकिन वह तूफान से पहले की शांति साबित हुई। लूला के शपथ ग्रहण के करीब हफ्ते भर बाद बोल्सोनारो समर्थकों ने ब्राजील झंडा थामकर राजधानी ब्राजीलिया स्थित संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति आवास जैसे लोकतांत्रिक प्रतीकों पर धावा बोल दिया। मामला इतना गंभीर हो गया कि सरकार को महत्वपूर्ण स्थल 24 घंटे के लिए बंद करने पड़े। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को तैनात करना पड़ा। लूला ने प्रदर्शनकारियों के संसद तक पहुंचने के लिए सुरक्षा कर्मियों को आड़े हाथों लिया। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों में ब्राजीलिया के पूर्व जन सुरक्षा प्रमुख एंडरसन टोरेस भी शामिल थे। इस घटनाक्रम ने ब्राजील के अस्थिर लोकतंत्र ढांचे को दर्शाने का ही काम किया। इस पूरे फसाद की जड़ अक्टूबर में हुए तल्ख चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसने देश का इतना ध्रुवीकरण कर दिया कि यह देश उससे उपजे संकट को सुलझा नहीं सका। बेहद करीबी मुकाबले में लूला ने 50.8% मतों के साथ सत्ता हासिल की तो उनके प्रतिद्वंदी को 49.2% मत मिले। ब्राजील के इतिहास में यह सर्वाधिक ध्रुवीकरण वाला चुनाव सिद्ध हुआ, लेकिन बोल्सोनारो ने कभी आधिकारिक रूप से हार स्वीकार नहीं की। वे मतदाता प्रणाली को लेकर भी संदेह प्रकट कर चुके हैं। उनके तमाम समर्थकों को भी उनकी हार गले नहीं उतर पाई और उन्हें लगा कि चुनावों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। ब्राजील में वाम और दक्षिण के बीच विभाजन देखना बहुत सरल है, किंतु आज बुनियादी प्रश्नरेखा यही कहती है कि ब्राजील की तकरीबन आधी आबादी लूला की जीत से प्रभावित नहीं और उनका सोच यही है कि ब्राजील के लोकतांत्रिक संस्थानों में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है। बात व्यापक सांस्कृतिक विभाजन तक पहुंच गई है, जहां बोल्सोनारो के तमाम समर्थक उन्हें ईश्वर, मातृभूमि और परिवार जैसे मूल्यों का पुनर्स्थापित करने का श्रेय देते हैं। नेतृत्व ने इस विभाजन की खाई को और थोड़ा यानी कि चौड़ा कर दिया है। यूं तो बोल्सोनारो ने दंगाइयों की निंदा की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को भड़काने की जिम्मेदारी नहीं ली और पूरे प्रकरण में सार्वजनिक रूप से सामने आने में भी 6 घंटे लगा दिए। लूला ने बोल्सोनारो पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति के तमाम भाषणों ने इसे भड़काया। अनुमान से कहीं ज़्यादा करीबी चुनाव परिणामों ने कई वर्गों में उस धारणा को मजबूत किया है कि लूला की जीत में कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसे दुरुस्त करने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी किया जाना चाहिए। इस प्रकरण ने 2 वर्ष पहले ट्रंप समर्थकों द्वारा अमेरिकी संसद में किए गए उपद्रव की यादें ताज़ा कर दी। ट्रंप के कुछ समर्थकों की भी अफवाहों के माध्यम से ब्राजील में इस संकट को और बढ़ाते हुए भूमिका रही। ये ब्राजील लोकतंत्र के समक्ष समीक्षा का समय है। संस्थान स्वाभाविक रूप से नाजुक होते हैं, उनकी निरंतर निगरानी आवश्यक होती है। कारगर बने रहने के लिहाज से राजनीतिक लोकतंत्र सबसे कठिन संस्थागत ढांचा होता है, क्योंकि इसमें भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। तानाशाही शासकों से ऐसा जुड़ाव नहीं होता।
जहाँ तक संगठित नौकरशाह सब कुछ प्रबंध करने में पर्याप्त होती हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे नौकरशाहों की सबसे बड़ी मिसाल है कि जो समय के साथ और प्रभावी होती हो गई, किंतु लोकतंत्र और उनके संस्थान कड़ी मेहनत की मांग करते हैं। उन्हें भरोसे के मानवीय मूल्यों, आस्था, विश्वास और दायित्व भाव के साथ पोषित करना पड़ता है। हालिया हिंसा के बाद ऐसा सुझाव देना आसान है कि ब्राज़ील एकजुटता के लिए आगे आए, लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि मौजूदा विभाजन के दौर में ये कैसे संभव होगा। अराजक तत्वों पर निश्चित रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लूला को बोल्सोनारो समर्थकों तक पैठ बनाने के लिए कुछ ठोस करने की आवश्यक होगी, जो कि देश की आबादी का करीब आधा हिस्सा है। उनमें से तमाम को किसी युक्ति से भले ही साधा जा सके, लेकिन उसकी संभावना कम ही है कि वे लूला को अपना रहनुमा के रूप में स्वीकार करें। अपनी जीत के तुरंत बाद लूला ने देश को एकजुट करने का वादा किया था कि वे 21.5 करोड़ नागरिकों की सेवा को तत्पर रहेंगे, न कि केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। हालांकि हालिया घटनाएं यही दर्शाती है कि इस मामले में कथनी आसान थी, लेकिन करनी खासी मुश्किल। ब्राज़ील की जनता केवल राजनीतिक रूप से ही विभाजित नहीं है, उसमें बुनियादी सामाजिक ध्रुवीकरण भी प्रत्यक्ष है। ये नीतियों के प्रतिबिंबित भी हो रहा है। ऐसे में लूला के समक्ष चुनौतियां खासी कड़ी हो गई हैं, इसमें उन्हें एक तरह से राष्ट्र के नए सिरे से निर्माण करना है। ब्राज़ील का घटनाक्रम अन्य लोकतंत्रों के लिए भी एक सबक है। उन्हें अपनी लोकतांत्रिक सफलताओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः लोकतंत्र का अस्तित्व बचाए रखना और लोकतंत्र संस्थानों में लोगों का आस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं, अन्यथा देर सवेर ब्राज़ील जैसे हालात उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्या।